कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, ईपीएफओ ने अभी कल ही रिसेंटली 9 मई को एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने बड़ी डिटेल में बात की है कि किस तरीके से ड्यूज़ कैलकुलेट किए जाएंगे, किस तरीके से इंटरेस्ट वापस लिया जाएगा, कितना टाइम प्रोवाइड किया जाएगा सब्सक्राइबर्स को, कितना टाइम दिया जाएगा ड्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद, और कितना अमाउंट किस तरीके से रेमिट किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा फ्रॉम प्रोविडेंट फंड टू पेंशन फंड, और अगर वहाँ पर इनएडिक्वेट बैलेंसेस रहेंगे तो किस तरीके से अमाउंट रेमिट किया जाएगा बाय सब्सक्राइबर्स। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर ईपीएफओ ने दिया। फ्रेंड्स, इसमें मैं यही कहूँगी कि ईपीएफओ का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि वो देर से ही सही, धीरे धीरे ही सही, बट रिस्पॉन्ड करना उन्होंने शुरू किया है और जनरल पब्लिक के लिए एफएक्यू भी लेकर के आए हैं। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम देंगे अपने इस वीडियो में विद रेफरेंस टू ईपीएफओ सर्कुलर। ऑल्सो फ्रेंड्स, ईपीएफओ ने अभी, मैं आपको ये क्लैरिटी दे दूं कि ये क्लैरिफाई बिल्कुल भी नहीं किया है कि कौन सा फॉर्मूला रहने वाला है पेंशन ड्यूज कैलकुलेट करने के लिए, क्या मेथड रहने वाला है, वो अभी तक ईपीएफओ ने क्लैरिफाई नहीं किया है। हालांकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देना धीरे धीरे ईपीएफओ ने शुरू कर दिया है। तो चलिए देखते हैं ये जानकारी कि किस तरीके से ईपीएफओ ने इन्फॉर्मेशन दी है हम सबको। इसका डिटेल में करेंगे एनालिसिस इसी वीडियो में। फ्रेंड्स, द फाइनेंस गुरु के व्यूअर्स को ये बात तो पहले से ही मालूम है कि ईपीएफओ ने जो अपनी टाइमलाइन है हायर पेंशन के लिए वो एक्सटेंड करके 26 जून कर दी है। और सेकेंडली ये भी पता है द फाइनेंस गुरु के व्यूअर्स को कि जो हायर पेंशन का फॉर्मूला है जो अभी चल रहा है रिसेंटली, वो क्या है, वो है एवरेज ऑफ लास्ट 60 मंथ सैलरी इनटू पेंशनेबल ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइड बाय 70। और पेंशनेबल ईयर्स ऑफ सर्विस अगर 20 से ऊपर जाते हैं तो 2 बोनस ईयर भी दिए जाएंगे यहाँ पर। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में बात करनी है या समझना है कि किस तरीके से है, तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ईपीएफओ ने अपने इस रिसेंट सर्कुलर में अभी ये क्लैरिटी नहीं दी है कि यही फॉर्मूला ही कंटिन्यू रहेगा या फिर इसमें आगे कोई चेंजेस रहेंगे। तो ये क्लैरिटी अभी ईपीएफओ की तरफ से आनी बाकी है, बट आप लोग अपने प्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशंस को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का अभी यूज़ कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ये जानकारी दी ही कि अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट होगा, ईपीएफओ ने भी अपने सर्कुलर में यही बात बोली है। क्या बताया है ईपीएफओ ने? ईपीएफओ ने ये बोला है सिंपली कि जो आपकी सीलिंग लिमिट है, सीलिंग लिमिट के बारे में भी मैंने डिटेल में बताया था कि भाई जून 2001 से पहले 5000 चल रही थी, सितंबर 2014 के बाद 15000 थी और इन बिटवीन इस पीरियड के दौरान 6500 थी। तो ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूँ कि हमने पहले वीडियो में डिटेल में बात की थी, तो मैं अभी ओवरव्यू दे करके चलूँगी यहाँ पर कि एज इस सिनेरियो में हो क्या रहा था। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए कि आपकी बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस 1 लाख रुपीज़ हैं। तो यहाँ पर 12% तो एम्प्लॉई का शेयर है और 12% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। तो जो एम्प्लॉई का पीएफ में कंट्रीब्यूशन जा रहा है 1 लाख का हो गया, 12% 12,000, तो वो तो एज इज़ रहने वाला है, पहले भी एज इज़ रह रहा था और अभी भी एज इज़ रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब आते हैं 12,000 जो एम्प्लॉयर का शेयर है। तो उसमें एज इस सिनेरियो में मैं बता दूं कि होता क्या है कि जो सीलिंग लिमिट चल रही है 15,000 की, तो 15,000 का हम 8.33% निकालेंगे जो कि होगा 1250 रुपये। तो 15,000 का 8.33 होता है 1250, तो 1250 तो आपके पेंशन फंड में चले गए। और प्रोविडेंट फंड में कितना जाएगा? 12,000 जो टोटल ओवरऑल था एम्प्लॉयर का शेयर माइनस कर देंगे हम, जो आपका 1250 है, तो 10,750 आपके एम्प्लॉयर के प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन में चला गया। ये तो है फ्रेंड्स एज ए सिनेरियो। अभी जो सर्कुलर कहता है वो ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जो सब्सक्राइबर हैं ईपीएफ के, वो अगर ऑप्ट करते हैं हायर पेंशन के लिए, तो होगा क्या इस सिनेरियो में, यहाँ पर आपके जो प्रोविडेंट फंड में जा रहे हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10,750, अब यहाँ से शिफ्टिंग होगी और आपके पेंशन फंड में मनी जाएगी। किस तरीके से जाएगी? तो उन्होंने बोला स्ट्रेट अवे हम 8.33% ऑफ
योर बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस और योर रिटेनिंग अलाउंस का स्ट्रेट अवे नहीं निकालने वाले हैं। यहाँ पर जो अप टू सीलिंग लिमिट है 15,000 उसका आप निकाल लीजिए 8.33%, तो ये हो गया आपका 1250 रुपये। तो 1250 तो जो पहले भी जा रहा था एम्प्लॉई पेंशन फंड के अंदर, अब भी वही 1250 ही जाएगा। तो अब 1 लाख में से पहले तो आप माइनस कीजिए 15,000, कितना बचा 85,000। अब 85,000 का अब आप निकाल लीजिए 9.49%, तो ये बनता है 8066। तो 8066 प्लस 1250 तो आपके हो गए 9316, 9,316 रुपये, जो कि आपके पेंशन फंड में ट्रांसफ़र होंगे स्ट्रेट अवे। आप प्लीज़ 9.49 मत निकालिएगा, ये मैंने बात पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कितना रहेगा, बड़ा सिंपल है फ्रेंड्स। 1 लाख का 12% किया 12,000, 12,000 में से 9,316 तो हमने निकाल लिया पेंशन फंड के लिए, वो अलग कर लीजिए। तो 2684 रुपये आपके बच गए, बैलेंस वो आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड में जाने वाला है। तो यही बात EPFO ने अपने सर्कुलर में बताई है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, अप टू सीलिंग लिमिट जो 15,000 है वहाँ तक तो हम 8.33% निकालेंगे, और वो आप जो भी आपका बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस रहने वाला है उसको आप ऐड करके माइनस कर दीजिए सीलिंग लिमिट। उसके बाद जो बचता है उसका आप 9.49% निकालेंगे। तो ये तो रही आपकी पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन की एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से EPFO निकालेंगे ये कैलकुलेशन। यहाँ पर मैं एक बात और क्लैरिफाई कर दूं कि जो फ्रेंड्स 1.16% एडिशनली जो एम्प्लॉई की तरफ से जा रहा था, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयज़ को एडिशनली 1.16% कंट्रीब्यूट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो 8.33% है प्लस 1.16 ये 9.49 ही बनता है, आप चेक कर लीजिए। और इसको आप आफ्टर एक्सीडिंग 15,000, जैसा कि मैंने कैलकुलेशन एग्जाम्पल में अभी इस वीडियो में बताया, वो 9.49% निकाला जाएगा। हो फ्रेंड्स, अभी तक की बातें आपको बड़े अच्छे से क्लियर हैं। अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट्स में फील फ्री टू आस्क अस क्वेश्चंस, हम आपको उसका रिप्लाई टाइमली बेसिस पे करेंगे। तो ये तो रही ड्यूज़ किस तरीके से EPFO कैलकुलेट करेगा, ये उन्होंने पहला पॉइंट डिस्कस किया। और ये भी बता दूं कि उन्होंने ये भी बताया कि ये मंथली बेसिस पे ड्यूज़ निकाले जाएंगे। अब सेकंड आती है बात इंटरेस्ट कैलकुलेशंस की, कि किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेशंस बनाई जाएंगी और एम्प्लॉई से मांगी जाएंगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स होगा क्या कि इंटरेस्ट जो भी टाइमली बेसिस पे, जब से आप सब्सक्राइबर बने EPFO के, तो EPFO ने ईयर बाय ईयर अनाउंस करते रहे हैं जो भी इंटरेस्ट है ऑन आवर प्रोविडेंट फंड बैलेंस के ऊपर। इंटरेस्ट हमको हमारे अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट होता चला आ रहा है। तो आपको ये बात मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताई थी कि पेंशन के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट हमको नहीं मिलता है। अच्छा, हायर पेंशन के लिए ऑप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पे। इसके बारे में हमने बड़ी डिटेल में वीडियोस बना रखी हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये डिसीज़न लेने में फ्रेंड्स, कि आपको हायर पेंशन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है, आप प्लीज़ जा करके वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको हेल्प हो अपने डिसीजंस लेने में। और उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके लिखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा क्या कि जो प्रोविडेंट फंड में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इंटरेस्ट जो है अब सरकार वापस लेगी हमसे, क्योंकि पेंशन फंड में जब बैलेंस ट्रांसफ़र करना है तो पेंशन फंड में तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। तो ये इंटरेस्ट की बैक डेटेड कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाएंगी सिंस बिगनिंग, और ये इंटरेस्ट हमसे वापस लिया जाएगा। ऑल्सो जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उसमें क्या होगा, उसमें जो भी EPFO ने रेट्स अनाउंस किए हैं इंटरेस्ट रेट, वो या फिर जो ट्रस्ट के रेट होते हैं वो, उन दोनों में से जो भी हायर रहेगा वो रिवर्स होगा, वो ले लिया जाएगा इंटरेस्ट फ्रॉम दैट मेंबर ऑफ दैट ट्रस्टी से, अगर वो हायर पेंशन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो। हो फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट आपको क्लियर है एज फार एज इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज कंसर्न्ड। थर्डली उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि जब कैलकुलेशंस परफॉर्म हो जाएंगी तो सब्सक्राइबर्स को कितना टाइम मिलेगा कंसेंट देने के लिए या फिर अमाउंट ट्रांसफ़र करने से पहले क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि जब कैलकुलेशंस परफॉर्म हो जाएंगी
तो फील्ड ऑफिसेस क्या करेंगे, ये लोग डिमांड लेटर इशू करेंगे सब्सक्राइबर के लिए, और उसमें क्लैरिफाई करेंगे कितना अमाउंट आपके प्रोविडेंट फंड से पेंशन फंड में जाने वाला है, ट्रांसफ़र होने वाला है, और कितना इंटरेस्ट जो है रिवर्स कैलकुलेशंस परफॉर्म हुई है और इंटरेस्ट रिवर्स होने वाला है। तो इसके लिए आपको 3 महीने का टाइम देंगे EPFO, और आप उस 3 महीने के अंदर अपनी कंसेंट देंगे। अगर आपके प्रोविडेंट फंड में सफिशिएंट बैलेंसेस पड़े हैं तो आपकी कंसेंट के बाद प्रोविडेंट फंड बैलेंस से पेंशन फंड में बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर आपके प्रोविडेंट फंड में सफिशिएंट बैलेंसेस नहीं हैं, किसी कारणों की वजह से आपने पहले विड्रॉवल ले लिया था या फिर सफिशिएंट बैलेंसेस ही नहीं हैं, तो फिर उस केस में आपके पास 3 महीने का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डिमांड नोटिस, जो आपको मिलेगा, डिमांड लेटर मिलेगा, वहाँ से आपके पास 3 महीने का टाइम है। आप फंड्स अरेंज करके, क्योंकि आपको वो आउट ऑफ पॉकेट, आउट ऑफ योर ओन पॉकेट आपको जमा कराने पड़ेंगे फंड्स, वो फिर आपको 3 महीने के समय के अंदर अंदर आपको जमा कराने की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, जो भी डिमांड लेटर्स इशू होंगे या फिर कोई नोटिस इशू होगा EPFO की तरफ से, वो आपके एम्प्लॉयर्स के थ्रू रहने वाला है, तो आपको अपने एम्प्लॉयर्स के टच में रहना पड़ेगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर बाद में अगर आपके इनएडिक्वेट बैलेंसेस पाए जाते हैं प्रोविडेंट फंड में, तो फिर वो रिमाइंडर्स भी सब्सिक्वेंट भेजेंगे, जो कि वो आपके एम्प्लॉयर्स के थ्रू रहने वाला है। तो मैं बार बार यही बता रही हूँ कि एम्प्लॉयर्स के प्लीज़ टच में रहिएगा एज फार एज योर EPFO मैटर इज़ कंसर्न। होप फ्रेंड्स you find today's video useful for you. If so, please like, share and comment on our video and subscribe our YouTube channel. Thanks for watching.